अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग यहाँ पर शुरू करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 आपका क्या है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी इशू के बारे में चर्चा। अब जहाँ तक बात करते हैं, इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पहला हिस्सा आपका क्या हो सकता है? तो पहला हिस्सा आपका हो गया आईटी एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बाद यहाँ पर आता है आपका कुछ आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किस चीज़ के रिस्पेक्ट में? तो आपका सिस्टम ऑडिट के रिस्पेक्ट में और आपका सिस्टम कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। सिस्टम ऑडिट और सिस्टम कंट्रोल मतलब आईआरडीए ने इंश्योरेंस वालों के लिए रेगुलेशन दिया हुआ है, उसके बाद सेबी वालों ने सिक्योरिटी मार्केट के लोगों के लिए रेगुलेशन दिया हुआ है, और आपका आरबीआई ने बैंक वालों के लिए दिया हुआ है। तो ये हम लोग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखेंगे सिस्टम ऑडिट और सिस्टम कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। उसके बाद कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे, कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे। टेक्निकल स्टैंडर्ड में मुख्य रूप से आपका क्या आएगा? ISO 27001। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी पर स्टैंडर्ड होता है। ISO 27001 सिक्योरिटी पर स्टैंडर्ड होता है। और ITIL क्या होता है? ITIL इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ये सर्विस मैनेजमेंट पर आपका स्टैंडर्ड होता है, सर्विस मैनेजमेंट। और ISO 27001 ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट पर स्टैंडर्ड होता है। तो चलिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? व्हाट आर द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की क्या क्या स्कोप होते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया गया था तो सबसे पहले इसका मकसद था लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, इन सब चीज़ों को लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना, कुछ फैसिलिटीज़ देना, और बैंक के रिस्पेक्ट में कुछ बातें और अदर रिलेटेड जो एक्ट होंगे आपके, उसको आपको क्या करना है? मतलब आपको उसको अलाइन करना है इस एक्ट के हिसाब से। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव थे मुख्य रूप से। मतलब ऑब्जेक्टिव को 4 कैटेगरी में बांट सकते हो, ऑब्जेक्टिव को 4 कैटेगरी में बांट सकते हो। पहला कैटेगरी है आपका लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना, लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना। तो ध्यान ध्यान रहे, ये दो दो पॉइंट को मैंने आपको मिला के बोला हुआ है। देखो, लीगल रिकॉग्निशन किसके रिस्पेक्ट में? तो लीगल रिकॉग्नाइजेशन आपका ई कॉमर्स के रिस्पेक्ट में, ई कॉमर्स के रिस्पेक्ट में। और दूसरा लीगल रिकॉग्निशन किसके रिस्पेक्ट में? तो डिजिटल सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में, ई कॉमर्स एंड डिजिटल सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना। उसके बाद लीगल रिकॉग्नाइजेशन के साथ साथ फैसिलिटी देना, लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्लस फैसिलिटीज देना। किस चीज़ की फैसिलिटीज? तो ई फाइलिंग की फैसिलिटीज, ई फाइलिंग की फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जिसको आप बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने की, आपके स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ होती है वो। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटीज़। उसके बाद जो बैंकर्स के रिस्पेक्ट में कुछ बातें, बैंक के रिस्पेक्ट में कुछ बातें। बैंक के रिस्पेक्ट में क्या? तो बैंक के रिस्पेक्ट में ई फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होगा वो रखने के लिए लीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया, बैंक को स्पेसिफिकली बोला गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप रख सकते हो। उसके बाद अमेंडमेंट करना अदर रिलेटेड लॉ में, अदर रिलेटेड लॉ में जहाँ पर रिकॉर्ड्स वगैरह सब रखने की बात आती है, सिग्नेचर वगैरह की बात आती है। तो ये आपका क्या था? ये आपका मुख्य ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये मेन आपका इशू था जो, और ऑब्जेक्टिव था जो कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जहाँ तक बात करते हैं तो आपका सेक्शन नंबर 1 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का बोलता है, सेक्शन नंबर 1 रीड विथ सेक्शन 75, सेक्शन 75 के साथ। इस एक्ट में आपको सेक्शन वगैरह सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेनाल्टी का अमाउंट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इम्प्रेजनमेंट यानी कि जेल कितने सालों का होगा ये सब फिगर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, हो शायद आपको वहाँ पर सेक्शन नंबर भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1 रीड विथ सेक्शन नंबर 75। तो सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो एप्लीकेबल होता है वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, ऐसा सेक्शन नंबर 1 बोलता है। लेकिन सेक्शन नंबर 75 क्या बोलता है कि आउटसाइड इंडिया पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई कंप्यूटर वगैरह सब कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क इंडिया का इफेक्ट कर रहा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 75 इंडिया पर, होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होगा, सेक्शन 1 बोला। और आउट ऑफ इंडिया पर, आउटसाइड इंडिया पर अप्लाई होगा, ये सेक्शन नंबर 75 बोला। इफेक्टिव डेट जो होता है वो 17 में ये खतरा आया था, 17 तारीख को ये खतरा आया था, 17 अक्टूबर। ठीक है, 17 अक्टूबर 2000, 17 अक्टूबर 2000 को ये खतरा आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नाम का। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है सारे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द अदर एक्ट, ऐसे करके ये स्टार्ट होता है, यानी कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है इस लॉ का। लेकिन यहाँ पर कॉपीराइट एक्ट का पालन करना, पेटेंट राइट का एक्ट का पालन करना, मतलब उसमें आपको क्या बोलते हैं, कोई ढील नहीं दी जाती है, कोई ढील नहीं दी जाती है। मतलब उन सब कॉपीराइट एक्ट वगैरह वगैरह पे आपका कोई ढील यहाँ पर नहीं दी जाती है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं
कॉपीराइट एंड पेटेंट एक्ट को अप्लाई करने के लिए अगर मान लो कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर ये एडजस्ट हो सकता है ये एक्ट। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होता है, नॉट अप्लाई, ठीक है, कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो पहली बात करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होता, जो कि सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है। अदर दैन चेक, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से ये अप्लाई नहीं होता है, तो ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा कि पावर ऑफ एट्रॉनी एक्ट, पावर ऑफ एट्रॉनी जो एक्ट होता है आपका, उस पर अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद ट्रस्ट की जहाँ तक बात करते हैं, पावर ऑफ एट्रॉनी पर अप्लाई नहीं होता, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर दैन चेक, चेक को छोड़कर बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होता है। फिर आपका जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट होता है उसके ट्रस्ट पर अप्लाई नहीं होता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से जो ट्रस्ट होता है उस पर अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद विल पर अप्लाई नहीं होता, विल पर यहाँ पर जो बात करते हैं कि जो आपका विल होता है जिसके रिस्पेक्ट में इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो दिया गया है, ठीक है, उस विल पर अप्लाई नहीं होता है, उस विल पर अप्लाई नहीं होता है, विल पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या फिर आपका कन्वेंस ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट, तो इमूवल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में या फिर इमूवल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में अप्लाई नहीं होता है। और अदर डॉक्यूमेंट, अदर बातें जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, पावर ऑफ एट्रॉनी में, ट्रस्ट में, विल में, उसके कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी या फिर अदरवाइज इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे इमूवल प्रॉपर्टी पे, और अदर डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पर अप्लाई नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लेन ईच चैप्टर ऑफ द एक्ट, ठीक है, हर चैप्टर के बारे में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर कितने चैप्टर होते हैं, टोटल आपके 6 चैप्टर होते हैं। 6 चैप्टर का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, एक बार आप बस ध्यान देख लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद आपका 4 हो गया, 5 हो गया और 6, चैप्टर नंबर 6 तक होता है यहाँ पर। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इसमें अलग अलग जो चैप्टर होता है, सॉरी चैप्टर नंबर 6 तक ही केवल नहीं होता है, चैप्टर जो होता है केवल टोटल 13 चैप्टर होते हैं, टोटल 13 चैप्टर होते हैं, मतलब 1 से लेकर चैप्टर 13 होते हैं, 1 टू लेकर चैप्टर 13 आपके होते हैं, ठीक है। 13 चैप्टर्स में बटे हुए होते हैं। और इसका सेक्शन जो होता है सेक्शन 1 से लेकर 94 में आता है, सेक्शन 1 टू सेक्शन 94, ठीक है, 94 सेक्शन होते हैं और इसमें 13 चैप्टर होते हैं, 13 चैप्टर और 94 सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए याद रखना है कि ये जो आता है 13 चैप्टर और 94 सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट सम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की जहाँ तक बात करते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की बात करते हैं। तो अगर मान लो कि देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्या क्या हो सकता है। एक आपका इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हो सकता है सेक्शन 2F, सेक्शन 2F हो सकता है, ये क्या बोलता है, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम को के बारे में ये बताता है, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, ठीक है, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम। तो जहाँ तक मैं आपको क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के बारे में बताता हूँ, जो आपका क्रिप्टोग्राफी सिस्टम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक आपका मतलब क्रिप्टोग्राफी सिस्टम जो होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, 2 बातें होती है, 2 प्रोसेस होती है। एक आपका इनक्रिप्शन होता है, आप इनक्रिप्ट करते हो, डाटा को इनक्रिप्ट करते हो, ठीक है, एक होता है इनक्रिप्शन और दूसरा होता है डिक्रिप्शन, डिक्रिप्ट करते हो डाटा को, ठीक है। अब यहाँ पर इनक्रिप्ट करने के लिए जो आपका प्रोसेस किया जाता है उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इसमें बाद में चर्चा करेंगे कि इनक्रिप्ट करना मतलब कि सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो किसी को आपको आई लव यू बोलना, आपने 143 बोल दिया, ठीक है, तो ये एक सीक्रेट कोड हो गया। अब इसने आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपने जब डाटा सेंड किया उसको वो डिक्रिप्ट करेगा रिसीवर, तो डिक्रिप्ट करके वो उसका मीनिंग समझ पाएगा, ठीक है। ये लेकिन इतना आसान नहीं होता है, यहाँ पर इनक्रिप्ट जो होता है सिस्टम्स के थ्रू होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं इनक्रिप्शन के बारे में, जरा ध्यान से सुनना। 2 प्रकार के इनक्रिप्शन होते हैं, एक सिमेट्रिक, ठीक है, एक सिमेट्रिक और दूसरा होता है असिमेट्रिक, ठीक है। एक सिमेट्रिक होता है, एक असिमेट्रिक होता है, ठीक है, एक सिमेट्रिक होता है, एक असिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक जो होता है, ठीक है, उसमें सिंगल की का इस्तेमाल किया जाता है, 1 की का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक ही ताले से इनक्रिप्ट किया जाता है, एक ही चाबी से, और दूसरे ही उसी चाबी से डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, सिमिलर चाबी से या उसी चाबी से डिक्रिप्ट किया जाता है। तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए आप क्या करते हो, सिंगल की का इस्तेमाल करते हो। लेकिन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम ये सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है और हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आगे
आगे चल के हम लोग देखेंगे कि आपका असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम को ही आपको फॉलो करना होता है। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में 2 की का इस्तेमाल किया जाता है, तो यही 2F है हमारा असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम। ठीक है, इसमें प्राइवेट की का इस्तेमाल किया जाता है इनक्रिप्ट करने के लिए, और डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डेंट पब्लिक की का, ठीक है, प्राइवेट की के करस्पॉन्डेंट पब्लिक की का, ये वर्ड लिखना मत भूलना, प्राइवेट की के पर करस्पॉन्डेंट पब्लिक की का। अब जो इसका करस्पॉन्डेंट पब्लिक की होता है, इन दोनों में रिलेशन होता है, मैथमेटिकली रिलेटेड रहता है दोनों की। सेंडर प्राइवेट की से मैसेज को, मतलब मैसेज डाइजेस्ट में आपका जो लॉक कर देता है। ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट में क्या करता है, मैसेज डाइजेस्ट में डाइजेस्ट करवा देता है, मतलब जो भी आपको मैसेज भेजना है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है, उस पर हैश फंक्शन वगैरह सब चलता है। कैसे कैसे सिस्टम काम करता है वो हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन जो डिक्रिप्ट करने के लिए जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, करस्पॉन्डिंग पब्लिक की, ठीक है, से उस मैसेज को रीड करता है। ठीक है, और उसके बाद साथ में सेंडर को वो आइडेंटिफाई भी कर सकता है, सेंडर को साथ में आइडेंटिफाई भी कर सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया। उसके बाद जहां तक बात करते हैं डेफिनेशन, यहां पर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सेक्शन नंबर याद रख सकते हो। एक आता है आपका सेक्शन 2 का पी। ठीक है, सेक्शन 2 का पी, सेक्शन 2 का पी क्या बोलता है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। डिजिटल सिग्नेचर का सेक्शन याद रखो, क्योंकि ये वर्ड अगर आप यूज करते हो एग्जाम में तो सेक्शन 2 का पी आप लिख सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर, और लाइफ में भी आपको डिजिटल सिग्नेचर की काम आएगी, तो आपको याद रहना चाहिए 2 का पी। उसके बाद जहां तक बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, 2 का TA। ठीक है, ये आपको बोलता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अगर दोनों को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, दोनों को, इसको प बोलो इसको टा बोलो तो पटा। ठीक है, तो आपका पटा हो गया, ये पटा जो होता है ये आपको याद रखना है। पी का मतलब डिजिटल सिग्नेचर और TA का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। दो बातें आपको सेक्शन के हिसाब से याद रखनी है। और एक आपको काम आएगा सेक्शन 70 पढ़ते वक्त में, 2UA। ठीक है, सेक्शन 70 पढ़ते वक्त में तो ये सेक्शन भी आपको याद रखना है, सेक्शन 70 रीड विद सेक्शन 2UA। ठीक है, UA को आप पढ़ोगे यू आया। ठीक है, यू आया इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, यूं आया इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 70 के साथ, ठीक है, अगर मान लो कि अचानक से बहुत ऊंची बिल्डिंग से अमिताभ बच्चन 70 साल के हैं, उनके सर पे एक कंप्यूटर गिर गया, तो उनको बचाने के लिए यूं आया। ठीक है, मान लो कि उसी मूवी में अक्षय कुमार आया, उड़ के आया आसमान से। ठीक है, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यूं आया इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये आपको याद रखना है। सेक्शन 70 रीड विद सेक्शन 2UA। अब आपको ये आगे चल के ये सेक्शंस काम आएंगे, ये P वाले भी और TA वाले भी और UA वाले भी, ये आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में यहीं पे आपकी चर्चा हुई, बाकी डेफिनेशन बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि आपको पूछने वाले नहीं हैं। ठीक है, इनकेस अगर पूछ भी दिए तो आपको अपने ऑर्डिनरी सेंस से लिखना पड़ेगा, इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। हम लोग बात करते हैं व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, हाउ इट इज क्रिएटेड एंड यूज्ड। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, उसको क्रिएट कैसे किया जाता है और उसको यूज कैसे किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, उसको क्रिएट कैसे किया जाता है और उसको यूज कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 2 के P में डिफाइन किया गया है, और 2 के TA में क्या डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को डिफाइन किया गया है। ये बात तो एक हमने आपको याद दिलाई कि ये बात जो होता है वो दिया गया है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसको क्रिएट करना और यूज करना, उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके आपका एक टॉपिक दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में, उम्मीद है आप वहां पर आओगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 करके दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 करके दिया हुआ है। उसमें बताया गया है कि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर का 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। अब जहां तक बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर क्रिएशन का, मतलब आपका डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये आपने 2P से लिख देना है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने का एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेथड से ऑथेंटिकेट करवाता है जो आपका जो सब्सक्राइबर होता है डिजिटल सिग्नेचर का। ठीक है, तो ये आपका ऑथेंटिकेट करवाता है, तो ये आपका 2P हो गया। अब जहाँ तक बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड। ठीक है, जो कि सब्सक्राइबर रिकॉर्ड करता है। इसमें जो होता है वो आपका
क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है वो सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड है और सेकंड शेड्यूल में डिजिटल सिग्नेचर भी स्पेसिफाइड है। यहाँ पर केवल इतना बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से ऑथेंटिकेट करवाया जाता है, और यहाँ पर बोला सेकंड शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड होगा इस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में उसके हिसाब से आपको ऑथेंटिकेट करवाना होता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं ये आपको कैसे क्रिएट किया जाता है या कैसे यूज़ किया जाता है, तो दो स्टेप में ये बात आती है, इसको टू स्टेप वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। पहला नंबर स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर आप हैश फंक्शन चलाते हो। ठीक है, हैश फंक्शन चलाते हो, पहला स्टेप क्या होता है, हैश फंक्शन चलाते हो। हैश फंक्शन क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम जो होता है वो फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है सीधे शब्दों में। इसके बाद आपका ई रिकॉर्ड क्या होता है, वो मैसेज डाइजेस्ट में डिजिटली कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है, मैसेज डाइजेस्ट में डिजिटली कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। कहाँ पर स्टोर होता है, मैसेज डाइजेस्ट में डिजिटली कन्वर्ट होकर आपका स्टोर हो जाता है हैश फंक्शन चलाने के बाद। हैश फंक्शन ई रिकॉर्ड को कुछ इस तरीके से डिजिटली फ्रीज कर देता है, कुछ इस तरीके से डिजिटली फ्रीज कर देता है कि कोई टेम्पर करने की कोशिश भी करे तो डिजिटल सिग्नेचर ही इनवैलिड हो जाए। आप टेम्पर करने की कोशिश करोगे, इस तरह से डिजिटली फ्रीज किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप, हैश फंक्शन चलाकर ई रिकॉर्ड को मैसेज डाइजेस्ट में डिजिटली कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हैश फंक्शन चलाकर आपका जो रिकॉर्ड है उसको मैसेज डाइजेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से कि कोई ये जो स्टोर किया हुआ रहेगा, मतलब वो इस तरह से फ्रीज कर देता है उस मैसेज डाइजेस्ट में। ठीक है, कि कोई टेम्पर करने की कोशिश भी करे तो डिजिटल सिग्नेचर ही आपका अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 मैसेज डाइजेस्ट में जो मैसेज होता है उसका ऑरिजिनेटर, जो मैसेज का ऑरिजिनेटर जो होगा, जो मैसेज क्रिएट करने वाला है, ठीक है, मैसेज को क्रिएट करने वाला है, वो क्या करेगा, वो अपने प्राइवेट की को अफिक्स करता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलता है कि आपको केवल असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम फॉलो करना है, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम फॉलो करना है, इसीलिए प्राइवेट एंड पब्लिक की दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के हिसाब से, ऐसा सेक्शन 2F बोलता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो प्राइवेट की को अफिक्स कर देता है मैसेज का ऑरिजिनेटर। उसके बाद जब रिसीवर करस्पॉन्डिंग पब्लिक की से डिक्रिप्ट करता है, ठीक है, तो वापस से हैश फंक्शन चलता है। जो रिसीवर क्या करता है, अपने पब्लिक की से क्या करता है, करस्पॉन्डिंग पब्लिक की से डिक्रिप्ट करता है। तो डिक्रिप्ट करने के टाइम में वापस हैश फंक्शन चलता है और वापस मैसेज जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ सेंडर की आइडेंटिटी भी पता चल पाती है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा इसको कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में अपनी चर्चा। अब हम लोग बात करते हैं ब्रिंग आउट द लीगल रिकॉग्नाइजेशन ग्रांटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का लीगल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में आपको बताना है। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का लीगल रिकॉग्नाइजेशन होता है वो आपका कहाँ पर बताया गया है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का लीगल रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है, और सेक्शन नंबर 4 को आप रीड करते हो तो यहाँ पर अगर गौर से क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर 3 बातों का लीगल रिकॉग्नाइजेशन बोला गया है। 3 बातों का, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, दूसरा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस उसके बारे में, और तीसरा डिजिटल सिग्नेचर के बारे में लीगल रिकॉग्नाइजेशन। तो ये अलग अलग सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन आपको याद ना भी रहे तो भी चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होता है उसका लीगल रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का लीगल रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये आपका सेक्शन नंबर 10A में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मींस से आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसके रिस्पेक्ट में लीगल रिकॉग्नाइजेशन। और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, इसके बारे में आपका सेक्शन नंबर 5 में बताया गया है। तो 4, 5 और 10A, 4, 5 और 10A अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर जानना होगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का लीगल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, जैसे ही टर्म लीगल रिकॉग्नाइजेशन देखना वैसे ही आपको वेरियस एस्पेक्ट पर लीगल रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है, और सब में मिला जुला के कंक्लूजन आप एक ही बात कर सकते हो कि अगर मान लो कि किसी भी लॉ में, रेगुलेशन में ये काम करने के लिए बोला गया है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी किया तो डीम टू बी वैलिड माना जाएगा, चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी किया तो चलेगा, यही बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 के बारे में। सेक्शन नंबर 4 आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का लीगल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बताता है। किसी लॉ में अगर किसी रिकॉर्ड को रिटन, टाइप रिटन, प्रिंटेड, इन सब फॉर्म में रखने के लिए बोला गया है, जैसे आपका कंपनीज एक्ट भी बोलता है, ठीक है, या फिर कोई भी एक्ट में आप देखोगे कि बोला गया रहता है
कि प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट आपको इतने सालों तक मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो किसी भी लॉ में रिटन, ठीक है, टाइप रिटन, प्रिंटेड या फिर किसी भी फॉर्म में रखने के लिए बोला गया है, और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखते हो तो कंडीशन को पूरा हुआ माना जाएगा, सब्जेक्ट टू दो कंडीशन। कंडीशन क्या क्या दो है कि आपका ई फॉर्म में आप किसी दूसरे को अवेलेबल करवाने लायक हो, ठीक है, ई फॉर्म में कम्युनिकेट करने लायक हो, दूसरे को अवेलेबल करवाने के लायक हो। और दूसरी बात, दूसरा कंडीशन कि सब्सिक्वेंट यूज के लिए, सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, ठीक है। तो ई फॉर्म में अवेलेबल करवाने लायक हो और सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ऐसा लॉक कर दिया कि भैया आप एक ही बार, हम ई फॉर्म में आपको दे तो रहे हैं, एक ही बार आप देख सकते हो, हम इनक्रिप्ट करवा के दे रहे हैं, उसके बाद देखने के बाद डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्लासेस वगैरह सब में ऑनलाइन आपका जो पेन ड्राइव डीवीडीज को लॉक करके रखते हैं इनक्रिप्ट करवा के, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट यूज मान लो कि 6 महीने बीत गए तो आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, देख नहीं सकते हो, तो वो चीज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो किसी भी लॉ में अगर आपको रिकॉर्ड को रिटन, टाइप रिटन, प्रिंटेड फॉर्म में रखने के लिए बोला गया था और आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखा गया तो भी कंडीशन पूरा हुआ माना जाएगा, सब्जेक्ट टू दो कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल करवाने लायक होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट, और दूसरा सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। दो कंडीशन यहाँ पर बताए गए। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, देखते हैं जो डिजिटल सिग्नेचर का आपको क्या बोलता है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन। अगर किसी भी लॉ में किसी डॉक्यूमेंट का किसी लॉ में किसी डॉक्यूमेंट या फिर मैटर पर सिग्नेचर करने के लिए बोला गया था, तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी करोगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ माना जाएगा, ऐसा सेक्शन नंबर 5 बोलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये आपका सेक्शन नंबर 10A बताता है। ये कौन सा सेक्शन बताता है? तो सेक्शन नंबर 10A बताता है। इस सेक्शन में क्या बताया गया है? वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर मान लो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मींस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी एग्रीमेंट को इनवैलिड बोलने के लिए केवल ये ग्राउंड नहीं लिया जा सकता है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया है। मतलब किसी भी लॉ के तहत किसी भी कोर्ट में आप जाके ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि भैया ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काहे को किया, ठीक है। तो ये ग्राउंड नहीं लिया जा सकता है, बस सेक्शन नंबर 10A ये बात बोलता है। इसका मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को आपने अगर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी किया गया तो ये आपको कोई ग्राउंड नहीं बना सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब इनवैलिड है, यानी कि डीम टू बी वैलिड माना जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बी यूज्ड इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, जब गवर्नमेंट और एजेंसी के रिस्पेक्ट की बात आती है तो भी आपका यहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी के रिस्पेक्ट की बात आती है तो 3 सेक्शन की याद आपको आनी चाहिए, ठीक है। 3 एरिया में 3 बातें आप लिख सकते हो। पहली बात आप लिख सकते हो सेक्शन 6 के बारे में, दूसरी बात सेक्शन 6A के बारे में, और तीसरी बात सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 जो होता है वो आपका 3 सेक्शन के लिए कॉमन है। सेक्शन 9 जो होता है वो सेक्शन 6, 7 और 8 के लिए कॉमन है। 7 का मतलब रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और 8 का मतलब अगर मान लो कि नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर, ठीक है। तो अब जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पर 6 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट या फिर उसके एजेंसी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज किया जाता है तो वो कैसे कैसे उसका लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है। अगर किसी भी लॉ में गवर्नमेंट या उसके ब्रांच या उसके ऑफिस या फिर उसके एजेंसी को कोई भी फॉर्म या फिर एप्लीकेशन या फिर अदरवाइज कुछ भी फाइल करने के लिए आप बोला गया है, कुछ भी फाइल करने के लिए बोला गया है, फॉर्म, एप्लीकेशन या अदरवाइज कुछ भी फाइल करने के लिए बोला गया है, या फिर लाइसेंस वगैरह सब, लाइसेंस होता है, ग्रांट होता है, ठीक है, ये सब इशू करने के लिए बोला गया है, या फिर पैसे लेने देने के लिए, फंड रिसीव या पेमेंट करने के लिए जहां तक बोला गया है, अगर ये सारी चीजें वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करती है तो उसके बावजूद भी उसको वैलिड माना जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन की सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिहाफ में रूल बना सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिहाफ में रूल बना सकती है। सेक्शन 6A क्या बोलता है? सेक्शन 6A बोलता है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल को या फिर प्राइवेट एजेंसी को कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है, किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो उस सर्विस प्रोवाइडर ने कि सर्विस का जो लीगल रिकॉग्नाइजेशन और जो एजेंसी वगैरह सब जो पेमेंट वगैरह सब जो वो एजेंसी चार्ज करेगी जो थर्ड पार्टी, ठीक है, उसके टर्म एंड कंडीशन को लीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है इस सेक्शन के तहत। अब तीसरा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो फॉर्म, एप्लीकेशन या फिर अदरवाइज कुछ फाइल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी एक्सेप्ट करेगी तो लीगली वैलिड रहेगा, या फिर लाइसेंस या ग्रांट इशू करने के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकती है और फंड का लेना देना में उसके रिस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 9 बोलता है वो किसके रिस्पेक्ट में? 6, 7 और 8 के रिस्पेक्ट में बोलता है, ठीक है, 6, 7 और 8 के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये सरकारी वाले में भी आ गया। सेक्शन 9 नंबर क्या बोलता है कि ये आपको
किसी भी आप किसी को इंसिस्ट करने के लिए, मतलब ये आपको ये पावर जो होता है आईटी एक्ट का जो पावर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक को डीम टू बी वैलिड माना जाएगा। तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते हो कि भैया इलेक्ट्रॉनिक में ही दो, मतलब आईटी एक्ट का हवाला दे के आप नहीं बोल सकते हो, मतलब किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते हो कि किसी ट्रांजेक्शन को, ठीक है, किसी ट्रांजेक्शन को या रिकॉर्ड को या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही दो, ठीक है। ये प्रोविजन जो होता है वो आपको आपको राइट वाइट नहीं देता है। ये प्रोविजन जो होता है ये आपको एक सपोर्टिंग रोल परफॉर्म करता है कि डीम टू बी वैलिड माना जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉनिकल ही उनको फाइल करना है तो अपने एक्ट में, अपने स्पेसिफिक एक्ट में लिखो। इस एक्ट का हवाला देते हुए आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक काम करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजें करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इससे वाले पहले वाला सेक्शन हम लोगों ने 10A देखा था। 10A में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक में भी किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट वगैरह सब, तो उसको इस ग्राउंड पर इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि काहे को इलेक्ट्रॉनिक में किया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ठीक है। कैन पब्लिकेशन बी मेड इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पब्लिकेशन जो होता है वो किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्या होता है, ये एक ऑफिशियल गैजेट होता है, यानी कि सरकारी जो होता है, सरकार जो होता है कुछ भी पब्लिश करना चाहती है, ठीक है, कुछ भी जो होता है वो नियम लाना चाहती है तो उसके रिस्पेक्ट में जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिश करती है ऑफिशियल गैजेट में, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हो। पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आप ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी कर सकते हो, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये वाला सेक्शन जो होता है, ये वाला सेक्शन भी आपका जो सेक्शन ये वाला सेक्शन भी होता है पब्लिकेशन वाला, ठीक है। ये 6, 7 और 8, तो ये वाला सेक्शन 8 है पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में। ये भी सब्जेक्ट टू कंडीशन सेक्शन 9 होता है, मतलब सेक्शन 9 कोई राइट वाइट नहीं देता है, कोई अधिकार नहीं देता है, केवल वैलिडिटी प्रोविजन के बारे में बताता है ये 6, 7, 8। तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत सरकार जो होती है आपकी, अगर किसी नोटिफिकेशन को पब्लिश करने का अधिकार रखती है ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में किसी नोटिफिकेशन को पब्लिश करने का अधिकार रखती है, तो अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी पब्लिश किया तो डीम टू बी वैलिड माना जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पब्लिश किया तभी भी आपको वैलिड माना जाएगा, ना कि इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 8 में लिखा हुआ है। अब जहां तक हम लोग आगे बात करते हैं, प्रोविजन गिवन इन आईटी एक्ट फॉर द रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन नंबर 7 में बताता है। सेक्शन नंबर 7 में बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिटेन करने के बारे में किसी भी लॉ में कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, क्या चीज़, तो DRI, ठीक है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड को या इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए बोला है या फिर रिटेन करने के लिए बोला गया है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन या रिटेन किया तो वो डीम टू बी वैलिड माना जाएगा, सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन। यहाँ पर 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ही है यहाँ पर सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा, एक्यूरेट एंड ओरिजिनल फॉर्मेट में मतलब रहे, अदरवाइज परमिटेड हो तो बात अलग है। एक्यूरेट एंड ओरिजिनल फॉर्मेट, तो फॉर्मेट नहीं बदलना चाहिए आपका जो डाटा का है, ठीक है। जो कंपनीज एक्ट आपको जिस हिसाब से बोलता है, इनकम टैक्स के हिसाब से बोलता है, इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से बोलता है, फिर बैंकिंग एक्ट के हिसाब से बोलता है, उसी हिसाब से रहना चाहिए, अनलेस अदरवाइज परमिटेड, तो वो बात अलग है अगर परमिटेड है तो। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ठीक है, और डाटा वगैरह का, ठीक है, हर चीज़ की आइडेंटिटी जो होती है वो ट्रेसेबल होनी चाहिए। ओरिजिन कहाँ पे हुआ, कितने बजे हुआ, टाइम वगैरह सब हुआ, डाटा, ठीक है। और अदर एस्पेक्ट का जो आपका क्या बोलते हैं उसको, वो बदल नहीं जाना चाहिए, वो आपको आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन, एक्सेसिबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, और उसके बाद एक्यूरेट एंड ओरिजिनल फॉर्मेट, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ये सब जो होती हैं वो आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन। आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में रखोगे तो डीम टू बी वैलिड माना जाएगा, लेकिन 3 कंडीशन को पूरा कर दो। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट डज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेज अबाउट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर करने के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया है, तो सेक्शन नंबर 15 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 15 बताया है कि 2 कंडीशन को अगर आप पूरा करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर्ड माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कब सिक्योर्ड माना जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में हम लोगों ने देखा था कि शेड्यूल 2 के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को करते हो 2TA, मतलब आप सेक्शन का सिर्फ रेफरेंस लोगे, 2TA का भी अगर आपने जिक्र कर दिया तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपने अच्छे तरीके से अपनी स्टडी की हुई है। तो जहाँ तक हम लोग
लोग बात करते हैं, जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, व्हाट डज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेज अबाउट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सिक्योर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में क्या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलता है। यानी कि सीधे शब्दों में आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर भी बता दिया गया है कि आपका सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है। तो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर करने के रिस्पेक्ट में 3 सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 16। ठीक है, सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको केवल रेफरेंस पर्पस के लिए, ताकि आप रेफरेंस अगर जस्ट रीड करना चाहो स्टडी मटेरियल से तो वहाँ पर जाकर आप रीड कर सको। तो सेक्शन नंबर 14 ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि स्पेसिफाइड पॉइंट पर सिक्योरिटी प्रोसीजर लगाया तो ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर माना जाएगा। तो आपको कहीं पर भी आपको ये सिक्योरिटी प्रोसीजर नहीं लगाना, स्पेसिफाइड पॉइंट पर। अब ये स्पेसिफाइड हमारा एक्ट ही बताएगा कि स्पेसिफाइड पॉइंट पर, ठीक है, स्पेसिफाइड पॉइंट पर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लगाए हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर किए हो, तभी उसको सिक्योर माना जाएगा। सही जगह पर सही टाइम पे सिक्योर करोगे तब सिक्योर माना जाएगा ना। अगर दूसरे ने ले ही लिया, देख ही लिया, बाद में तुम लगा दिए तो थोड़ी ना उसको माना जाएगा। तो यही आपका सिंपल सी बात सेक्शन नंबर 14 बताता है कि स्पेसिफाइड पॉइंट पर सिक्योरिटी प्रोसीजर लगाया तो ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर माना जाएगा। अब जहां तक सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 15 बोलता है कि 2 कंडीशन को पूरा किया तभी ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर माना जाएगा। 2 कंडीशन को पूरा किया तभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, तो 2 कंडीशन। तो स्पेसिफाइड पॉइंट क्या होता है ये बताने वाला ये सेक्शन नंबर 15 है कि स्पेसिफाइड पॉइंट क्या होता है। 2 कंडीशन में आपका पहला कंडीशन क्या होता है कि क्रिएट करते वक्त केवल सिग्नेचरी का ही एक्सक्लूसिव कंट्रोल था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के डाटा पर। तो ई सिग्नेचर के डाटा पर, ई सिग्नेचर डाटा पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल था, कंट्रोल एक्सक्लूसिव था किसका, जो सिग्नेचर कर रहा है वो बंदे का एक्सक्लूसिव कंट्रोल था। कॉमन सेंस की बात है कि क्रिएट करते वक्त सिग्नेचरी का एक्सक्लूसिव कंट्रोल था ई सिग्नेचर के डाटा पर। दूसरा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही सिग्नेचर जो क्रिएशन डाटा को स्टोर और एफिक्स करना है, मैनर जो होगा स्टोर और एफिक्स करने का वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर ही होगा। प्रिस्क्राइब्ड मैनर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बताया हुआ मैनर। अब जहां तक बात करते हैं सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के बारे में, क्या बताता है सेक्शन नंबर 16 बताता है सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है सेक्शन 14 एंड 15 के रिस्पेक्ट में। कौन प्रिस्क्राइब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्रिस्क्राइब मैनर में ही किया जाएगा, तो ये मैनर भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा रूल के हिसाब से। तो सेक्शन नंबर 14, 15 और 16 इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपके ये सारे कंडीशंस को पूरे करने होते हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क अंडर सेक्शन 43, सेक्शन 43 के तहत जो कंप्यूटर सिस्टम को आपका जो वेरियस प्रकार के डैमेज किए जा सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को, उसके बारे में सेक्शन नंबर 43 के रिस्पेक्ट में जहां तक हम लोग देखते हैं, अगर मान लो कि ये जो कंप्यूटर को डैमेज करेगा तो यहाँ तो मात्र आपको कंपनसेशन लगेगा, यहाँ तो आपको मात्र कंपनसेशन लगेगा। लेकिन अगर आपका मलेशियस इंटेंशन रहे, अगर आप फ्रॉड हो या फिर मलेशियस इंटेंशन रहे, इंटेंशन के साथ या फिर फ्रॉड करते वक्त, तब सेक्शन नंबर 66 आ जाता है कंप्यूटर डैमेज या कंप्यूटर अब्यूज के केस में, या फिर नेटवर्क वगैरह सबका अब्यूज किया तो सेक्शन नंबर 66 बोलता है। अभी सेक्शन नंबर 66 जहां पर आया वहां पर आपको इंप्रिजनमेंट, पेनाल्टी और बोथ भी लग सकता है। इंप्रिजनमेंट जो होता है वो आपको 5 साल तक का हो सकता है, ठीक है, 3 साल तक का, 3 ईयर्स तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 5 लाख तक की पेनाल्टी हो सकती है, या फिर बोथ हो सकता है। ये सेक्शन नंबर 66 में है। इसी के रिस्पेक्ट में, इसी से रिलेटेड सेक्शन नंबर 66 में दिया गया है। अब जहां तक बात करते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क अंडर सेक्शन 43, तो डैमेज के बारे में जहां तक आपको सवाल अगर पूछा जाता है वेरियस डैमेज, तो करीब करीब 10 प्रकार के डैमेज होते हैं। ठीक है, करीब करीब 10 प्रकार के डैमेज होते हैं, जो कि आप ध्यान से सुनो, आपको याद हो जाएगा। सेक्शन नंबर 43 में दिया गया है 10 प्रकार के डैमेज होते हैं। इसको आपको मेमोरी टेक्निक से नहीं, बस एक कॉमन सेंस से याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन बिना किसी एक्चुअल ओनर के, मतलब एक्चुअल ओनर के परमिशन के या फिर इंचार्ज जो होगा उसके परमिशन के, ठीक है, किसी दूसरे के नेटवर्क या फिर आपका कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के रिसोर्सेस, ठीक है, कंप्यूटर के रिसोर्सेस या कंप्यूटर के सिस्टम, ठीक है, तो नेटवर्क उसके बाद नेटवर्क हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया, फिर कंप्यूटर रिसोर्सेस हो गया और कंप्यूटर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो नेटवर्क
तो ये आपका क्या बोला गया कि आपका कंप्यूटर सिस्टम बताया गया है और यहाँ पर नेटवर्क बोला गया है। हम लोगों ने एडिशनल क्या बात है कि कंप्यूटर का रिसर्च रिसोर्सेज भी हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पर जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम तो दिया ही हुआ है, नेटवर्क तो ये तो दिया ही हुआ है, उसके बाद कंप्यूटर भी केवल है, तो वो भी अपना इसी जगह पर चला जाएगा सेक्शन नंबर 43 में। और अगर इसी बात को इंटेंशन के साथ किया होगा, गलत इरादे के साथ किया होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका इंटेंशन फ्रॉड, मतलब यहाँ पर कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मतलब अगर वो साबित कर पाया इस बात को, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 66 में हेवी पेनाल्टी इसी चीज़ के रिस्पेक्ट में दी गई है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर इन सब सिस्टम पे जो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्सेज सिस्टम या फिर आपका नेटवर्क या फिर कंप्यूटर, उस पर कोई एक्सेस करेगा या एक्सेस सिक्योर करेगा, ठीक है, एक्सेस कर गया या एक्सेस सिक्योर कर लिया, तो एक्सेस, ठीक है, पहला गुना। दूसरा गुना क्या कि डाउनलोड करेगा या कॉपी करेगा, ठीक है, मैं जल्दी ले लिख रहा हूं आपको, जो स्टडी मटेरियल में सेक्शन नंबर 43 के पास आना, सेक्शन नंबर 43 के पास आके आपको देखना है वायरस डालने का या डालने का कारण बनेगा, वायरस डालेगा या फिर डालने का कारण बनेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि डैमेज करेगा या करने का कारण बनेगा, डैमेज, अदरवाइज डैमेज, ठीक है, फिजिकल डैमेज, लॉजिकल डैमेज, किसी प्रकार का डैमेज, डिस्टर्ब करेगा आपके सर्विस को, आपके सिस्टम को, या फिर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब, ठीक है। उसके बाद छठे की बात जहां तक हम लोग करते हैं कि डिनाइल ऑफ सर्विस करेगा या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस करने का कारण बनेगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, जब किसी सिस्टम पर या किसी नेटवर्क पर आप क्या करते हो, अटैक करते हो, ठीक है, अटैक करते हो, तो या तो मतलब किस तरह का अटैक करते हो, उसको जाम करने की कोशिश करते हो जिस पे पैकेट्स छोड़ के, तो आपका जो या तो पूरा सिस्टम ही स्लो हो जाता है, ठीक है, सिस्टम या नेटवर्क स्लो हो जाता है, या फिर सर्विस देने से ही डिनाई कर देता है, उसको आप क्या बोलते हो, डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हो। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस करना, अलाउ करेगा या असिस्ट करेगा, यहां पर क्या हुआ, एक्सेस किया या फिर एक्सेस को सिक्योर किया खुद ही, और यहां पर क्या हो गया, 7वां नंबर पॉइंट में अनऑथराइज पर्सन को, किसी के पास अगर मान लो कि आपका इंटरमीडिएरी ही क्यों ना हो, वो अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस करना अलाउ करेगा या असिस्ट करेगा अलाउ करने में। उसके बाद 8वां गुना होता है, 8वां गुना आपका क्या होता है, एक पर्सन का गलत सर्विस गलत तरीके से दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आप बिल उठ रहा है आपका और फोन पे बात कर रहा है कोई और, अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो क्या होगा, तो एक पर्सन का सर्विस गलत तरीके से दूसरे को देता है। उसके बाद किसी के डाटा को मॉडिफाई करना, किसी के डाटा को मॉडिफाई करना किसी के डाटा को। उसके बाद 10वां नंबर गुनाह क्या होता है, कंप्यूटर सोर्स कोड को मॉडिफाई करना या चोरी करना, कंप्यूटर के सोर्स कोड को मॉडिफाई करना या फिर चोरी करना। तो उस सिचुएशन में जो अफेक्टेड पर्सन होगा उसको जो हानि होगी उसके तौर पे बतौर हानि उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, अगर अनजाने में किया है तो, लेकिन जानबूझ के किया तो सेक्शन 66 में मामला चला जाएगा, मामला थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, ठीक है, गुनाह थोड़ा ज़्यादा संगीन हो जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेनाल्टीज एंड एडजुडिकेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के रिस्पेक्ट में पेनाल्टी एंड एडजुडिकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग जहां तक बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 के रिस्पेक्ट में, चैप्टर 9 नंबर आपका शुरू होता है सेक्शन नंबर 65 से लेकर, सेक्शन नंबर 65 से शुरू होता है और ये खत्म होता है जाके आपका सेक्शन 84C पर, ठीक है, सेक्शन 84C पर। तो 65 से शुरू होकर 84C में जाकर कंप्लीट होता है, ठीक है, 84C में जाके कंप्लीट होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो चैप्टर नंबर 9 के पेनाल्टी कंपनसेशन और एडजुडिकेशन है, वो सारे के सारे जो होते हैं उसके एक एक फिगर को आप पूरा का पूरा याद नहीं रख सकते हो, पूरा का पूरा याद नहीं रख सकते हो। तो इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट के पढ़ना है, पहला कैटेगरी होगा और वाला और दूसरा कैटेगरी होगा एंड वाला, ठीक है, और वाला या फिर एंड वाला दूसरा कैटेगरी होगा। ये और वाला कैटेगरी और एंड वाला कैटेगरी क्या होता है, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सारे उन गुनाहों की जो कि ए कैटेगरी में आएंगे, उसके बाद सारे ये बी। आपको एग्जाम में ए कैटेगरी और बी कैटेगरी अलग अलग क्लासीफाई करके नहीं लिखना है, मतलब एग्जाम में आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि कौन सा गुना जो है वो बहुत ही संगीन है, संगीन वाला बी में जाएगा, जो बहुत ज़्यादा संगीन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा संगीन है वो बी में जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे आपको, ठीक है, ये वाला बी में जाएगा जो बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत खतरनाक टाइप का गुनाह है, और बाकी जो गुनाह है वो ए में जाएगा और कुछ अदर जो होंगे वो सी में जाएंगे। तो सी कैटेगरी हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम मतलब सी कैटेगरी जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अलग से कि भाई इसको हम लोगों ने सी कैटेगरी नाम दिया है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 9 के रिस्पेक्ट में पेनाल्टी, ठीक है, इसमें क्या होगा कि अमाउंट दिया गया रहता है कि भाई कितना पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, पेनाल्टी, या फिर आपका प्रोसिक्यूशन इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, पेनाल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर बोथ का मामला है।
अगर ऐसा दिया रहेगा पेनाल्टी, इम्प्रिजनमेंट और बोथ, स्पेसिफाइड पेनाल्टी और स्पेसिफाइड इम्प्रिजनमेंट और बोथ, ये वर्ड आपको यूज करना है, क्योंकि एक एक पेनाल्टी का फिगर याद करते करते हो गया, फिर इसका ही पढ़ते रह जाओगे। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं बी कैटेगरी के बारे में, बी कैटेगरी में आपका पेनाल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट, यानी कि ये एंड वाला कैटेगरी है और ये और वाला है, ये और वाला कैटेगरी है और ये एंड वाला कैटेगरी है, ठीक है। और कहीं कहीं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ये सब जो होता है, मान लो कि देशद्रोही ही साबित हो गया तो भाई थोड़ी ना इसमें भी और इसमें तुम आओगे, तुमको तुम्हारी तो वॉट लगा दी जाएगी, तो ये सब सारे सी कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो पेनाल्टी होंगे वो सी कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये वाला और वाला हो गया, उसके बाद एंड वाला हो गया। तो और वाले को सारे को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और एंड वाले को सारे को ध्यान में सुनना है। और आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है कि अगर ये गुनाह किया तो स्पेसिफाइड पेनाल्टी और स्पेसिफाइड इम्प्रिजनमेंट और बोथ होगा एज पर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एज अमेंडेड इन 2008। और ये एंड वाले कैटेगरी में जाता है तो भी आपको स्पेसिफाइड पेनाल्टी एंड वर्ड यूज करना है। मतलब आपने इतना दिखा देना है कि भाई मुझे पता है कि इसमें दोनों लग जाएगा, ठीक है। इसमें और वाला ऑप्शन आता है, इसमें दोनों लग जाएगा। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोगों को कैटेगरी ए के बारे में हम लोग अपनी चर्चा करेंगे, कैटेगरी ए के बारे में हम लोग अपनी पूरी चर्चा करेंगे, पेनाल्टी और इम्प्रिजनमेंट और बोथ के बारे में पूरी कहानी। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं पेनाल्टी और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, यहां पर क्या होता है, पहला पहला आपका आएगा कि अगर मान लो, ध्यान से सुनना, पहला आएगा अगर आपका कोई किसी के कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय या फिर अल्टर करने की कोशिश करता है, कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट को, ठीक है। हम लोगों ने कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय या अल्टर करने की जो कोशिश करता है वो हम लोगों ने देखा था 10वां नंबर पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में, सेक्शन नंबर 43 देखते वक्त में, ठीक है। और उसको अगर मान लो कि गलत इंटेंशन के साथ कोई करता है, डिस्ट्रॉय या अल्टर करने की कोशिश करता है कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट को, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के सोर्स कोड को, ठीक है, कंप्यूटर के सोर्स कोड को, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ वाले कैटेगरी ए में चला जाएगा, इम्प्रिजनमेंट, फाइन और कैटेगरी बोथ में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था सेक्शन नंबर 43 में, 9 कैटेगरी एक तरफ और आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट को या सोर्स कोड को जो आपका ये करने की कोशिश करेगा ये दूसरी तरफ, तो ये इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये सेक्शन नंबर 45 में आ जाता है। उसके बाद बाकी जो 9 प्रकार के गुनाह हो गए वो सेक्शन नंबर 43 वाले जो थे, वो अगर इंटेंशनली किया करने की कोशिश करता है, मतलब डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडेंटली, ठीक है, डूइंग एक्ट रिफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 43, तो उस सिचुएशन में वो यहां पर आ जाएगा। तो आपका सेक्शन 43 वाले, तो सेक्शन 43 आपको ऐसे याद रखना है, तो सेक्शन 43 वाले जो बाकी गुनाह की कोशिश करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब तीसरा यहां पर देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या आएगा, अगर मान लो कंप्यूटर या फिर जो उसके डिवाइस होते हैं उसको चोरी कर लिया या फिर डिसऑनेस्टली रिसीव कर लिया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में चोरी कर लिया या डिसऑनेस्टली रिसीव कर लिया, तो ये तीसरा आ जाएगा यहां पर। उसके चौथे की बात करते हैं कि किसी पर्सन के प्राइवेट एरिया का इमेज लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में ट्रांसमिट करता है या पब्लिश करता है, तो प्राइवेट एरिया का इमेज लेकर। अब यहां पर जहां तक बात है कि जो जितने भी सेक्सुअली एक्ट होते हैं वो आपके सब कैटेगरी बी में जाते हैं, लेकिन यहां पर ये होता है कि किसी पर्सन के प्राइवेट एरिया का कोई इमेज लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ट्रांसमिट किया या पब्लिश किया, तो ये वाला कैटेगरी ए में चला जाएगा, पेनाल्टी, इम्प्रिजनमेंट और बोथ में चला जाएगा। मात्र एक ऐसा ही ये सेक्सुअली रिलेटेड जो होता है आपका आईटी में जो आपका गुनाह होता है वो जो कैटेगरी ए में जाएगा, बाकी सबके सब बी में जाएंगे। अब जहां तक पांचवें की बात करते हैं, जो आईटी एक्ट के कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी होते हैं, मतलब डिजिटल सिग्नेचर को सर्टिफाई करने वाले या अदरवाइज सर्टिफाई करने वाले या कंट्रोलर होते हैं, उसके डायरेक्शन का पालन नहीं किया गया तो ये भी आपको यहीं पर आ जाएगा, पेनाल्टी, इम्प्रिजनमेंट और बोथ में आ जाएगा। डायरेक्शन का पालन नहीं किया गया तो पेनाल्टी, इम्प्रिजनमेंट और बोथ में आ जाएगा। उसके छठे पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर हम लोग छठे पॉइंट की बात करते हैं। छठा पॉइंट क्या बोलता है, छठा पॉइंट बोलता है कि लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेते वक्त कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी के सामने किसी ने मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया था, मिस रिप्रेजेंटेशन करके आपने जो है सिग्नेचर वगैरह सब ले लिया, या सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कैटेगरी ए में चले जाओगे, उसके बाद सातवें पॉइंट की जहां तक बात करते हैं, किसी लॉ के तहत अगर मान लो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट को कोई सरकारी
सरकारी ऑफिसर या एम्प्लॉय रखा है और उसको अनऑथराइज डिस्क्लोजर कर दिया, जैसे कि आरओसी जो होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है, उसने आपका क्या किया है, डॉक्यूमेंट जो होता है वो रखा हुआ है लेकिन उसको अनऑथराइज तरीके से डिस्क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है उसका हार्म वगैरह सब हो गया, तो ये भी यहाँ पर चला जाएगा। तो किसी लॉ के तहत आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट को, ठीक है, कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर वगैरह सब रखा है तो उस सिचुएशन में ये कैटेगरी ए वाले में चला जाएगा। तो 7 प्रकार की हम लोगों ने देखी। अब 8वें पॉइंट की बात करते हैं। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर कोई पर्सन आपके इंटरनल या फिर अदर सर्विस आपका इंटरनेट या फिर अदर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उससे आपका इंफॉर्मेशन या डाटा वगैरह सब उसके वजह से लीक हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, या फिर आपका अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर है, अदर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब आपका इंटरनेट की चीज़ें तो आ ही गई, मोबाइल टेक्नोलॉजी की चीज़ें भी आ गई, जितनी भी आईटी के रिस्पेक्ट में चीज़ें होती हैं सब आ गई, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा आपका कोई एक्सेस कर सकता है, मतलब अनऑथराइज तरीके से लीक हो गया, तो फिर ये दोनों में आ जाएगा, मतलब कैटेगरी ए में आ जाएगा, पेनाल्टी, इंप्रिजनमेंट और बोथ वाले कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद 9वें नंबर पॉइंट की जहां तक बात करते हैं तो 9वां नंबर पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर, 9वां नंबर पॉइंट बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट गलत एफिक्स किया था, रॉन्ग एफिक्स, आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ही रॉन्ग एफिक्स किया था, या फिर आप या तो रॉन्ग एफिक्स किया था या फिर आप ऑथराइज ही नहीं थे, अनऑथराइज तरीके से आपने इस्तेमाल कर लिया किसी और का, तो भी आप चले जाओगे। उसके बाद 10वां नंबर पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट गलत तरीके से क्रिएट, पब्लिश, ठीक है, क्रिएट, पब्लिश या फिर आपका अदरवाइज किसी को अवेलेबल करवाया, या अदरवाइज गलत तरीके से क्रिएट किया, पब्लिश किया, या अदरवाइज किसी को अवेलेबल करवाया, तो ये आप फर्स्ट कैटेगरी के गुनाह में चले जाओगे। तो करीब 10 प्रकार की चीज़ें हमने देखी। अब आप एक बार ध्यान से सुनो, अपनी आंखें बंद कर लो और ध्यान से सुनो कि कैटेगरी 1 में क्या क्या जाएगा। कोई किसी के कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय या फिर अल्टर करता है तो सेक्शन 43 वाले कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करता है तो उस सिचुएशन में। अब जहाँ तक बात करते हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइस की चोरी कर लिया कोई, या फिर डिसऑनेस्टली किसी और का रिसीव कर लिया तो। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि किसी पर्सन के प्राइवेट एरिया का कोई इमेज लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो ट्रांसमिट या फिर पब्लिश करता है तो। उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कंट्रोलर या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कुछ डायरेक्शन दिया था और उस डायरेक्शन का पालन नहीं किया तो। उसके बाद लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेते वक्त अगर कोई कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी के सामने में मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया था तो। या फिर किसी लॉ के तहत आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स को कोई सरकारी ऑफिसर या एम्प्लॉय रखता है और उसको अनऑथराइज डिस्क्लोज कर देता है, जो आरओसी वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था तो। उसके बाद सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई पर्सन आपके इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका अगर लीक हो जाता है इंफॉर्मेशन तो उस परिस्थिति में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफाइंग जो सर्टिफिकेट होता है आपने गलत अफिक्स किया या अनऑथराइज तरीके से इस्तेमाल किया गया है तो। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट गलत तरीके से क्रिएट, पब्लिश या फिर अदरवाइज किसी को अवेलेबल करवाया तो वो आपका कैटेगरी ए में चला जाएगा, पूर्ण रूपेण वो आपका कैटेगरी ए में चला जाएगा। इस तरह से कैटेगरी ए के बारे में हम लोगों ने देखा। अब जहां तक बात करते हैं कि चैप्टर 9 के रिस्पेक्ट में हम लोग अदर चीजें यहां पर देखेंगे, चैप्टर 9 के रिस्पेक्ट में अदर चीजें यहां पर देखेंगे। जो कैटेगरी बी वाला गुना होगा वो